तो आज की जो हमारी ये क्लास है एम्स मेडिकल सोशल वर्क। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की जो 10 वैकेंसी निकाली गई है मेडिकल सोशल वर्कर की, उसी पर हम लोग जो है ये क्लास कर रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड कर रखा है आप लोगों के लिए और नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है ग्रुप में। आज हम लोग उसी थेरेपी पे बात कर रहे हैं कि थेरेपी क्या होती है और थेरेपी के अंतर्गत उसके टाइप कौन कौन से, उन्हीं टाइप पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने 2 थेरेपी के बारे में बात कर चुका हूँ। एक था आपका एनिमल असिस्टेंट थेरेपी थी और एक था आपका गेस्टाल्ट। आज हम बात करने चल रहे हैं मैरिज थेरेपी के बारे में। मैरिज को बेसिकली युगल चिकित्सा भी कहा जाता है और आपको बता दूं विवाह चिकित्सा भी बोला जाता है। पेपर में अगर जब अप्लाइड बनाए जाते हैं तो इसका मीनिंग पूछा जाता है, ये किस काम में आता है। तो इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखना, मैं शुरुआत में बता देता हूँ। एक तो आप ये कि इसकी स्थापना यानी ये थेरेपी लाया किसने, एक नाम तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये किसने लाया है। दूसरी बात ये याद रखना है कि आपको कि ये कौन से वर्ष में आया है। और तीसरी बात ये रखना है कि ये युगल थेरेपी में होता क्या है ना, होता क्या। ये 3 बातें ध्यान रखना है आपको बस। अगर ये तीनों क्लियर है आपका तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। ठीक है, तो युगल चिकित्सा का आविष्कार किसने किया, तो अगर हम बात करें जॉन गॉटमैन है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आपको आया, ये वही गॉटमैन है जिन्होंने टाइप ऑफ एटीट्यूडनल स्केल दिया था। एटीट्यूडनल स्केल का मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे तो बिहेवियर, व्यवहार पे आधारित एक चिकित्सा मापनी थी, स्केल था, उसी पर आधारित था वो। तो उसमें 3 प्रकार के बेसिकली हमें देखने को मिले थे। एक नाम हमारे सामने आया था, एक लिंकट, मैं थोड़ा साइड में बता रहा हूँ आप लोगों को, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। ये सब पूछा था, एक लिंकट मापनी थी। इसकी ये लिंकट के द्वारा ही दिया गया था, इन्हीं के नाम पे रखा गया था, सन 1932 में दिया गया था ये, है ना। और एक मापनी थी थर्स्टन मापनी। थर्स्टन जो मापनी थी वो थर्स्टन के द्वारा ही दिया गया था, सन 1928 में एक बार दिया गया था और फिर दोबारा जो चला, पहली बार 1928 यानी 1928 में आया था और जो दूसरी बार आया था 1929 में आया था। ठीक है, तो बेसिकली 1928 वाला सही रहता है क्योंकि ये पहली बार आया था। ठीक है, उसके बाद एक आया गुटमैन की, ठीक है, जिसको यहाँ पे गुटमैन स्केल कहा गया। ये बेसिकली अनुपात मापनी पर आधारित थी और ये 20वीं शताब्दी में आई थी। एग्जैक्ट वर्ष इसका नहीं आता, पूछता है और कहीं लिखा भी नहीं है। ये 20वीं शताब्दी, आप लोग इसको दीजिएगा जवाब। तो ये वही गुटमैन यानी वही गॉटमैन है, जॉन गॉटमैन द्वारा ये सन 1980 में 1980 में दिया गया था। और दशक के दौरान में इसकी भूमिका अगर किसी ने निभाया है तो अहम भूमिका जूली स्वेटर्स गॉटमैन, नाम वही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जूली स्वेटर्स गॉटमैन। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो लाया किसने और वर्ष किसका है। ठीक है, तो ये नाम आपको मिलेगा जूली स्वेटर्स गॉटमैन का, यही नाम आपके ऑप्शन में मिलने वाला है। ठीक है, तो यह जोड़ों की चिकित्सा। अच्छा, जोड़ों का मतलब ये हुआ कि ये युगल की बात कर रहा, पेयर की बात कर रहा है ना। युगल का मतलब पेयर की यहाँ पे बात हो रही है। तो जोड़ों की चिकित्सा का एक साक्ष्य आधारित रूप है जहाँ जोड़ों को उनके रिश्तों के भीतर समझ और जागरूकता, सहानुभूति और जुड़ाव का गहरी प्रभाव डालता है। या एक प्रकार से आप ये कह लीजिए, गहरी प्रभाव का मतलब एक डीप में समझ की बात करता है यहाँ पे, है ना। डीप में समझ की बात करता है और किस चीज़ को लेकर, रिश्तों को लेकर, है ना। उसमें जागरूक भी करता है लोगों को, जो युगल है, जो पेयर है, और उनको सहानुभूति, तदानुभूति जैसी प्रक्रिया को भी संचालित करता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ये जो मैरिज थेरेपी है, एक मिनट, ये दूसरी पीडीएफ खुल गई। ये जो मैरिज थेरेपी है ये होती क्या है ना, ये बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा समझे रहिएगा, ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जो है रिश्तों और शादियों पर काम करना कठिन, जैसे अगर मैं बात करूँ, रिलेशनशिप एंड मैरिज आर हार्ड टू वर्क ऑन, दे नीड रेगुलर केयर एंड अंडरस्टैंडिंग विच विल हेल्प मेकिंग द रिलेशनशिप वर्क इन द लॉन्ग रन। यह नियमित देखभाल करता है और समझ की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है, रिलेशनशिप की बात हो रही है, साथ ही साथ मैरिज की भी बात हो रही है ना। इन पर काम करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप यहाँ पे अगर हम बात करें रेगुलर केयर करें, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ अंडरस्टैंडिंग की बात करें,
तो वहाँ पर रिश्ते बने रहते हैं। नहीं कहते हो आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ऐसी कंडीशन या ऐसी दरार देखने को हमें मिली है। तो जो लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों को बनाए रखने में मदद करती है। अगर आप नियमित अपने रिश्तों को देखभाल कर रहे हैं, सही तरीके से दोनों आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी अच्छी से समझ हो पा रही है, तो वो रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। कभी कभी दंपतियों के बीच में मतभेद होने लगते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हें स्वयं सुलझाना मुश्किल हो जाता है और वे एक निश्चित स्तर की समझ तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे जीवन में अन्य समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में एक लाइसेंस प्राप्त पेशेवर आपको उसी पृष्ठ पर पहुंचाने पर एक नए सिरे से शुरू करने में मदद करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक प्रोफेशनल social worker can help you to reach the same page and start from जो है afresh। कहने का तात्पर्य ये हुआ मेरा कि एक मेडिकल सोशल वर्कर जो समस्याएं होती हैं उन जो रिश्तों में, जो दरार में, ठीक है, जो मैरिज में, जो युगल में, उनको पाटने का काम करता है। पाटने का मतलब ये है कि समाप्त करने का काम करता है सोशल वर्कर। उनकी मुश्किलों को दूर करने का प्रयास करता है मेडिकल सोशल वर्कर। तो ये कोई अन्य पर्सन नहीं कर सकता है, ये केवल मेडिकल सोशल वर्कर ही कर सकता है। इसी को कपल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, है ना, युगल चिकित्सा के नाम से जानते हैं, ये यही है। अब देखिए यहाँ पे कपल थेरेपी एक प्रकार की मनोचिकित्सा है, ये साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा है। और मनोचिकित्सा एम्स मेडिकल सोशल वर्कर कहता है सोशल वर्क में कि हम यहाँ से पूछेंगे, तो ये एक टाइप है उसी का। तो जिसमें लाइसेंस प्राप्त का मतलब होता है कि एज अ प्रोफेशनल जो सामाजिक कार्य करता है। जी, क्या कह रहे हैं आप? मनोचिकित्सा। हाँ, मनोचिकित्सा, क्या बोल रहे हैं आप? क्या इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है? किसका? मनोचिकित्सा का? जी। मनोचिकित्सा के साइकोथेरेपी कहते हैं, ठीक है, साइकोथेरेपी इन विच द लाइसेंस प्रोफेशनल हेल्प द पेरेंट्स टू अटेंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। यहाँ पे जो है व्यावसायिक भागीदारी को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है ये कपल थेरेपी, जिसको आप लोग युगल चिकित्सा बोलते हैं। और यह युगल को अपने रिश्ते में अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट प्राप्त करने और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष को सुलझाने में भी मदद करता है। मतलब संघर्ष यही है कि जो समस्याएं उसके सामने है उसको समझने में मदद करता है एक मेडिकल सोशल वर्कर। यदि सुधार संभव नहीं है तो चिकित्सक एक ऐसा तरीका खोजता है जिससे दोनों साथी रचनात्मक तरीके से एक दूसरे से अलग हो सके। और कपल थेरेपी को मैरिज थेरेपी या काउंसलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, कपल थेरेपी कह लो, युगल चिकित्सा कह लो, मैरिज थेरेपी कह लो, काउंसलिंग भी कह लो, ये इसी का पार्ट है ना, सारा इसी का पार्ट है। तो यहाँ आपने तीनों बातें आपने जो मैंने शुरुआत में बताया था, एक तो ये कि किस तरीके से गटमैन ने इसका आविष्कार सन 1980 में किया। दूसरी बात यहाँ पर ये कि समस्याएं क्या उसकी हो सकती हैं, ठीक है, ये बेसिकली जागरूक कर रहा है, तदानुभूति भी देता है संघर्ष को। जो दो पेयर या दो जोड़ों के अंदर जो संघर्ष हो रहा है उस संघर्ष को या उस समस्याओं को समाप्त करने में एक अहम भूमिका निभाता है। यदि वहाँ पे सही तरीके से अगर हम बात करें जो मैरिज थेरेपी, जो युगल हैं, ठीक है, जो पेयर हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है एक साथ रहने के लिए, तो हम क्या करते हैं, खोज करते हैं और खोज के माध्यम से उन दोनों को एक दूसरे से अलग भी करते हैं। लेकिन उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये है आपकी मैरिज थेरेपी। मैरिज थेरेपी प्राथमिकता क्यों दे? मैरिज थेरेपी को प्राथमिकता क्यों दो? शादी में दोनों पार्टनर की भागीदारी शामिल होती है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन कुछ मामलों में केवल एक पार्टनर ही अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दोनों पार्टनर जो होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन शामिल है, इसलिए हम प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं हम लोग। लेकिन कुछ मामले में केवल एक पार्टनर ही अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का काम करता है। और मैरिज थेरेपी जीवन के विभिन्न चरणों में भागीदारों की मदद भी कर सकता है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वाई रेफर टू मैरिज थेरेपी, तो आप ध्यान रखिएगा कि मैरिज जो होता है वो इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पार्टनर्स बट इन सम केसेस। मतलब कुछ मामले ऐसे हमारे सामने आते हैं जहाँ पे वन पार्टनर कैन ऑल्सो वर्क इन द इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप। मैरिज थेरेपी कैन हेल्प द पार्टनर्स इन देयर
वेरियस स्टेजेस। ठीक है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मैरिज थेरेपी जो होती है वो जीवन के विभिन्न चरणों से भागीदारियों में मदद करने में क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है, एक प्रकार से मदद कर सकती है ना। तो प्राथमिकता हम इसलिए देते हैं वहाँ पे, कभी कभी हमारे सामने ऐसी कंडीशन देखने को भी मिल जाती है। ओके, मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है मैरिज थेरेपी है। मैरिज थेरेपी में आपको जो 3 बातें मैंने बताया वो तो उस ध्यान रखना है। और प्राथमिकता क्यों दे, जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वहाँ पर हमें क्या करनी पड़ती है, प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो विभिन्न चरणों में भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन में मदद कर सकती है, जिसमें से अगर हम बात करें विवाह से पूर्व या विवाह पूर्व, परिवार नियोजन, विवाह के बाद, बच्चों के विकास के दौरान इत्यादि जो प्रक्रिया होती है उसको शामिल की जाती है। जब उनकी शादी तय होने वाली होती है तो लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी जाते हैं। अगर हम बात करें शहरों में ऐसा देखने को मिलते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए जाते हैं जब शादी तय हो जाती है, और वे एक दूसरे के साथ गहरे स्तर की समझ भी हासिल करने चाहते हैं, ताकि नहीं कहते हो कि आप लोग, ताकि दोनों लोगों में क्या हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके, है ना, कि मतलब एक दूसरे के साथ रह लेंगे कि नहीं रह पाएंगे। अपनी प्राथमिकता पहले ही तय कर लेते हैं ये। तो जो युगल होते हैं वो अपने विवाहित जीवन में मुश्किलों का सामना भी फिर कर लेते हैं आसानी से। तो ये होती है प्राथमिकता देने का। अब पेपर में ये नहीं आता है कि मैरिज थेरेपी को प्राथमिकता क्यों दिया जाए, बट आपको समझना जरूरी है ये यहाँ पे थोड़ा सा, कि जब इस तरीके की समस्या आपके सामने आएगी तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें वहाँ पे मैरिज थेरेपी देने पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ें अब आप क्या करेंगे, आपको जब फॉर्मेट एम्स का मिल गया, अब एम्स का फॉर्मेट मिला है और इस तरीके क्लाइंट आपके सामने आ जाए, पेशेंट कोई आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पर आप क्या करेंगे, आप मैनेजमेंट के दौरान नीचे लिखेंगे कि इस व्यक्ति को मैरिज थेरेपी देने की भी आवश्यकता है ना। तो आजकल ज़्यादातर ये मैनेजमेंट में लिखा भी जाता है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, जैसा भी केसेस आएंगे वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों के अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे ज़रूरी है समझना, है ना, क्या चाहते हैं वो दोनों। अब मैरिज जो थेरेपी होती है, उन थेरेपी में जोड़ों यानी युगल को मदद कैसे करेंगे आप, है ना। अब देखिए, वैवाहिक चिंताओं को दूर करने के लिए मैरिज थेरेपी की आवश्यकता है या आवश्यक है, क्योंकि सत्र जोड़े में या पेयर, इसको पेयर भी कह सकते हैं, युगल भी कह सकते हैं, जहाँ पे जोड़े मिले आपको, कि अपनी व्यस्त जीवन के समय निकालने और खुद पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। और यह चिकित्सक युगल के बीच में मध्यस्थ का मतलब ट्रीटमेंट की बात हो रही है, उपचार के रूप में कार्य करता है ये, और उन्हें प्रभावी और स्वस्थ संचार बनाने में भी मदद करता है। तो सबसे ज़्यादातर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन पर, है ना। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये कम्युनिकेशन पे अहम भूमिका निभाता है ना। तो इस तरीके से मदद करता है। कैसे मदद करता है, ज़रा नीचे देखिए यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले है संचार, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। यहाँ पे अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी, और ये कम्युनिकेशन जो है ये एक प्रकार से हाउ डज थेरेपी हेल्प कपल्स, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन आप जानते ही हैं। तो ये कम्युनिकेशन इज़ द कंसीडर्ड ऑन इफेक्टिव वे ऑफ मेंटेन, है ना। तो हेल्थी रिलेशनशिप की बात करता है। आप देख सकते हैं संचार का जो संचार को स्वस्थ संबंध बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है, और यह हमेशा एक सफल रिश्ते का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पति पत्नी को अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चाहिए, ताकि साथी एक दूसरे आधे की ज़रूरत को समझ सकें और सही दिशा में उसका प्रयास भी कर सकें। काउंसलिंग और थेरेपी इन जोड़ों के लिए या इन युगल के लिए एक मंच बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो साथी है, जो पार्टनर है, उनमें जो विचार है, जो भावनाएं हैं, वो सही तरीके से व्यक्त कर सके, है ना। तो एक दूसरे की भावनाएं और विचारों को सही तरीके से अगर जब समझ ले रहा है तो वह एक प्रकार से सफल कम्युनिकेशन कहलाता है। और जब वहाँ पे कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होता, जिसको आप बोलते हैं मिस कम्युनिकेशन, और जब मिस कम्युनिकेशन होने लगता है तो तलाक जैसी प्रक्रिया आ जाती है, तो वहाँ पर मैरिज थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप कह सकते हो कुछ गलत फहमियों की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है यथार्थवादी दृश्य बनाना, यानी फॉर्मिंग रियलिस्टिक व्यू की बात कर रहा है यहाँ पे। और यह एक प्रकार का परामर्श और चिकित्सा भी अपने साथी की यथार्थवादी छवि बनाने में मदद करती है।
है ना, यथार्थवादी छवि को बनाने में मदद करती है, यानी क्रिएटिंग अ रियलिस्टिक इमेज को बनाने का मदद करता है, ये एक प्रकार से हेल्प करती है ना। और क्या, और काल्पनिक छवि को कम कर सकती है ना। यानी आप ये कह लीजिए कि जो इमेज किया जा रहा है, जो इमेजिनरी बनाया जा रहा है, जो जहाँ पे कल्पना किया जा रहा है, अज्यूम किया जा रहा है ना, उसको क्या करता है एक प्रकार से, उसके जिन्होंने अपने दिमाग में रखा था, तो यह निश्चित रूप से या गलतफहमियों को दूर करने के साथ साथ अच्छा संचार करने में भी मदद कर देता है वहाँ पर। तो कहने का मेरा जो यहाँ तात्पर्य है, ये कहता है कि जो इमेजिनरी इमेज है वो दैट दे हैड केप्ट इन देयर माइंड, है ना, और द सर्टेन हेल्प इन द क्लियरिंग आउट ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग एज वेल एज हेल्प इन हैविंग गुड कम्युनिकेशन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गलतफहमियों को दूर करने के साथ साथ अच्छा संचार करने में अगर मदद कोई करता है तो वह एक प्रकार से फॉर्मिंग रियलिस्टिक व्यू है ना, यथार्थ छवि है वो, यथार्थ दृश्य है वो, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछेगा कि हाउ डज थेरेपी हेल्प कपल। कहने का तात्पर्य ये कि किस तरीके से आप कपल थेरेपी दे सकते हैं जहाँ पे उसको मदद मिल सके। तो आपको ऑप्शन में यहाँ एक मिल सकता है, कम्युनिकेशन भी मिल सकता है, फॉर्मिंग रियलिस्टिक व्यू भी मिल सकता है, इफ जो है एफर्ट भी मिल सकता है जिसको आप प्रयास बोल रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। तो जो इन तीनों के अलावा होगा वो ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से कौन सा नहीं है यही आपको ध्यान रखना है ना। और एक है प्रयास। प्रयास का मतलब होता है एफर्ट। आप जानते हैं कि जो द इफेक्टिवनेस ऑफ मैरिज काउंसलिंग है या थेरेपी जो है डिपेंडेंट है ऑन द एफर्ट पुट बाय द कपल्स। मतलब विवाह परामर्श कह लीजिए या चिकित्सा की प्रभावशीलता कह लीजिए, जोड़ों के द्वारा या युगल या पेयर के द्वारा किए गए प्रयास पर निर्भर करता है ना। तो कई रातों रात परिणाम नहीं है या नहीं भी मिलते हैं जो 1 या 2 दिन के भीतर में विवाह को बचा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, प्रयास वगैरह भी, जैसे आप यहाँ पे एफर्ट कर सकते हैं मैरिज थेरेपी में। जैसे हमने बताया आपको शुरुआत में कि शादी तय होने से पहले भी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए या एक दूसरे को समझने के लिए आपस में ये लोग बातचीत भी करना चाहते हैं। तो ऐसे में भी भूमिका अगर हम बात करें तो एक मेडिटर की होती है, एक सोशल वर्कर की भूमिका यहाँ पर देखने को हमें मिलती है, ठीक है। ताकि अगर मान लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग है या दोनों के एक दूसरे के साथ नहीं बन पाएगी तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर, है ना, उसे हम रोक सकते हैं या उसे हम बचा सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं मैरिज थेरेपी में, है ना। ये थेरेपी दी जानी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करता हूँ यहाँ पे, इसको समझने का प्रयास करिएगा बहुत, लेकिन आप जब इसको PDF देखेंगे ना इसकी तो आपको साफ शब्दों में दिखाई देगी। अब मैरिज थेरेपी लिया कब जाता है, इसको कब लें, मैरिज थेरेपी कब लिया जाए, यानी व्हेन टू गेट मैरिज थेरेपी। आपके सामने एक है गलतफहमी। गलतफहमी का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, मिसकम्युनिकेशन कहते हैं इसको, है ना। अब कम्युनिकेशन जो है, जब कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ हैव अ सक्सेसफुल मैरिज, यानी संचार एक सफल विवाह की कुंजी मानी जाती है, ये आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, है ना। और यदि आप प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम नहीं हैं और यह संचार को शुद्ध अनुपस्थिति है तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संकेत बनता है जो आपको, है ना, आपको अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं, विचारों का साझा करने में मुश्किल हो रही होती है और बात करने के लिए, ठीक है, बात करने के लिए एक सुविधा क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं विवाह परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो थेरेपी आपको नए और प्रभावी तरीके से खोजने में मदद करेगी जिससे आप अपने साथी से आराम से बात कर सकते हैं। तो ये कंडीशन, एक वो चीज़ें हैं जब इस तरीके का कोई चीज़ें आएँ तब आप मैरिज थेरेपी लीजिए। संवाद करने में आप अक्षम है, कम्युनिकेशन करने में आप सक्षम नहीं है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैरिज थेरेपी की। दूसरी है आपके सामने बहस।
बहस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं रंजीत सर? आर्ग्यूमेंट। हाँ, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिश्ते में छोटी छोटी जो है टकरार है ना, छोटी छोटी अगर हम बात करें टकरार होता है या बहस हो सकती है ना। तो ऐसी कंडीशन पर वे जोड़ो या जो युगल है, जो पेयर है, ठीक है, जो पार्टनर है, उनके बीच किसी भी प्रकार की असहमति के कारण होता है ये बहस, है ना, है ना। तो यहाँ पर अगर आप बहस, एक मिनट होल्ड रखिएगा सभी लोग, आप पे मिसकम्युनिकेशन या जिसको आप बोल रहे हैं, जिसको आप आर्ग्यूमेंट आप कह रहे हैं, ठीक है, जहां आपको मिलेगा डिफ़िकल्टी इन एडजस्टिंग, जिसको आप लोग कहते हो समायोजित करने में कठिनाई हो रही है, तो ये कंडीशन आपको वहां पे मिलेगा ऑप्शन में, और इन्हीं ऑप्शनों का आपको चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी ऐसी जगह पे थेरेपी दी जाती है। जब बहस होने लगेगी तब मैरिज थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। जब गलतफहमियां होगी तब आपको मैरिज थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। जब समायोजित करने में लोगों के अंदर कठिनाई होगी तब आपको ज़रूरत पड़ेगी मैरिज थेरेपी की, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा समझा देता हूँ कि समायोजित करने में कठिनाई क्या होता है। डिफ़िकल्टी इन एडजस्टिंग की बात ही करता है। शादी में कुछ समायोजन और स्वास्थ्य आदतें, टेबल मैनर्स हो जाए, वित्त हो गया, जैसी चीज़ों को समझ का स्तर बनाए रखना चाहिए। ये बेसिकली क्या है कि जो डिफ़िकल्टी इन एडजस्टिंग होता है वो इन मैरिज सर्टेन एडजस्टिंग एंड अ लेवल ऑफ एडजस्टिंग ऑफ थिंकिंग लाइक हेल्थ हो गया, हैबिट हो गया, टेबल मैनर्स हो गया, है ना। इस इन चीज़ों को भी यहाँ पे क्या करता है, एक प्रकार से मेंटेन करने की बात करता है। हाँ, तो वहाँ पर भी हमें देखते हैं अगर जब इस तरीके से दिक्कतें होने लगती है इन चीज़ों में, तब भी दरार देखने को मिल जाती है। तब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक रीज़न्स हो, ऐसी कंडीशन पे हम लोग क्या देना पड़ेगा, हम लोगों को मैरिज थेरेपी देनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे सामने एक और ऑप्शन आता है भावनात्मक शोषण। भावनात्मक शोषण को क्या कहेंगे हम लोग, ये बेसिकली इमोशनल अब्यूज़ होता है। क्यों आरती में? हाँ, ये बेसिकली क्या है, अगर किसी बहस से दूसरा साथी नाराज़ हो जाए और सज़ा के रूप में बात करना या देखभाल करना या प्यार करना बंद कर दे, तो यह इस बात का संकेत देता है कि रिश्ता, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, रिश्ता तनावपूर्ण हो रहा है और इस तरह के उपचार और भावनात्मक शोषण माना जाता है। और इस रिश्ते मतलब इसे रिश्ते में नहीं होना चाहिए, ऐसा रिश्ते में नहीं होना चाहिए। लोग स्नेह या प्यार और समझ के बाहर महसूस करते हैं और किसी भी गर्मा गर्म बहस से बचने के लिए अपनी पत्नी को नज़रअंदाज करने लगते हैं, है ना। तो यह भी एक प्रकार से भावनात्मक जो शोषण है, इमोशनल जो अब्यूज़ है, ये भी एक प्रकार से जब इस तरीके से दिखने लगे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे मैरिज थेरेपी की ज़रूरत है ना। तो इफ़ इन एन आर्ग्यूमेंट जो है वो इफ़ द पार्टनर, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, गेट एंग्री मतलब क्रोध हो जाना या नाराज़ हो जाना, है ना, एंड स्टॉप टॉकिंग, है ना, केयरिंग एंड जो है रिसिप्रोकल लव, है ना। इस तरीके की जो चीज़ें हमें देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन पे लोग क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट देने लगते हैं। और पनिशमेंट देने में ये होता है कि लोग बात नहीं करते हैं। पत्नी होगी तो पति से बात नहीं करेगी, पति होगा तो पत्नी से बात नहीं करेंगे, और ये टकराव जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं समाज में अवांछनीय बिहेवियर या अवांछनीय व्यवहार को दर्शाने लगता है ना। टकरार ये गलत तरीके की तरफ चला जाता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ऐसी जगह पर भी आप लोग जो समझ जाइए कि यहाँ पे मैरिज थेरेपी की ज़रूरत है। अब आजकल तो हर जगह ये देखने को मिलता है ना। दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर मैं आपसे बात करूँ आजकल गाँव में भी ऐसा चल गया है ना। ऐसा है कि नहीं केवल दिल्ली में ही, अब तो हर जगह ये चल रहा है, टकरार ऐसे देखने को मिलता है ना। तो आप लोग इस तरीके से आप उन्हें वहाँ पे मैरिज थेरेपी देने का सजेशन भी कर सकते हैं और उन्हें समझा भी सकते हैं, है ना। अब ऐसे नहीं कि चलते कोई रास्ते को लगा आपसे समझाने पे, ऐसे नहीं, आप किसी को और एफर्ट कर दो। अगर आपका कोई खास मित्र है, कोई और मेडिकल सोशल वर्कर को एफर्ट कर दो, ताकि मेडिकल सोशल वर्क यहाँ पे जो हो रहा है, अगर हम लोग अभी से चार्ज नहीं लेंगे तो आने वाले समय में और भी दिक्कतें हैं। लोग अभी भी समझ ही रहे हैं कि सोशल वर्क जो काम हो रहा है वो फ्री में ही होता है ना। और बातचीत को ही फ्री में रखते हैं भाई, नहीं, हर एक आप मेडिकल सोशल वर्कर को बोलने का भाई चार्ज लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल सोशल वर्कर बोलता ही है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है नकारात्मक भाव का होना।
मतलब अगर नकारात्मक भाव की अगर हम बात करें तो हैविंग नेगेटिव फीलिंग की बात करता है ये, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का क्या दर्शाता है, नकारात्मक जो भाव है वो क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है सीमाओं का अभाव। हालांकि हालांकि अगर हम बात करें नकारात्मक भाव का रखना, तो ये तर्क वितर्क बड़े पैमाने पर झगड़े का कारण बन जाता है। तब जो अपने जीवन साथी का अपना दुश्मन समझने लगता है और आपके दिमाग को वो चकमा दे देता है या चकमा दे सकता है, तो वे आपको जो देखभाल और स्नेह देगा या वह पर्याप्त नहीं होगा, जहां आप हमेशा उनके प्रति उदार होने के इरादों पर संदेह करेंगे, तो ये जो नकारात्मक भाव है फिर वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर मैरिज थेरेपी हमें देना चाहिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नेगेटिव थॉट प्रोसेस होगा या कुछ और टर्म? हैविंग निगेटिव फीलिंग मैम, नकारात्मक भाव का होना हैविंग निगेटिव फीलिंग होगा। यहाँ पे आर्गुमेंट कैन लीड टू मैसिव फाइट विच कैन ट्रिक यू ब्रेन टू कंसीडर योर स्पोज एज योर इमनी। कहने का मतलब वो अपने जीवन साथी को ही दुश्मन समझने लगती है और लगता है, लड़की है भाई अगर फीमेल है तो उसको लगता है ना, इस तरीके की बातें चीज़ें होने लगती है। तो ये एक प्रकार से निगेटिव फील्स है ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है सीमाओं का अभाव। सीमाओं का अभाव का मतलब होता है लक ऑफ बाउंड्रीज, है ना। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं निर्धारित होती हैं, है ना, और वह अपने जीवन में निजता रखता है। प्राइवेसी जितनी ज़रूरी है, रिश्ते में पारदर्शिता भी उतनी ही ज़रूरी है कि नहीं। ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर हम आगे बात करें तो हमारे सामने और आता है कि गोपनीयता और गोपनीयता, है ना, में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आपका पार्टनर आपकी बातें शेयर नहीं करता और आपसे दूर रहता है तो आपकी शादी में दिक्कत आ सकती है ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब राज खुल जाते हैं तो चीज़ें आम तौर पर मुश्किल हो जाती हैं, है ना। तो वो बेसिकली क्या बताता है, सीमाओं का अभाव बताता है। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल के समय में आप लोग देख रहे हैं, है ना। भाई ठीक है, प्राइवेसी रख रहे हो, अच्छी बात है, जितनी पारदर्शिता भी होनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें गोपनीय रखनी चाहिए, कुछ बातें गोपनीय नहीं रखनी चाहिए, है ना। अगर आप गोपनीय रख रहे हैं, जैसे ही वह पारदर्शिता होती है तो जाहिर सी बात है टकराव का होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल बेसिकली ज़्यादातर अगर जो तलाक आज आप देख रहे हैं, आज आधुनिक समय में, आज वर्तमान समय में, बेसिकली यही रीज़न हमारे सामने उभर के आते हैं ज़्यादातर। ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपको मैरिज थेरेपी देनी होगी, है ना। वित्तीय बेईमानी को अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी, है ना। यह आर्थिक बेईमानी आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। पार्टनर को तमाम खर्च बचत से दूर रखना और आपकी शादी को नुकसान पहुंचा सकता है ना। वहीं अगर हम बात करें आगे तो इस तरह की आवश्यक जानकारी को ना बताना या ना समझा जा या बताना या समझना ना कर पाना रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है ना। जाहिर सी बात है, अंतर्गता की कमी या भी संकेत करने लगती है कि आपका विवाह कठिन दौर से गुजर रहा है। तो मैरिज थेरेपी आपकी शादी में छूटी हुई कड़ी है, उन कड़ी को खोजने में आपकी मदद करती है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो डिसऑनेस्टी है, इसकी एक अहम भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो ये भी रीजंस है एक प्रकार का। एक दूसरे को बदलने का मतलब चेंजिंग ईच अदर की बात कर रहा है। आफ्टर मैरिज यानी शादी के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इट इज़ नेचुरल फॉर द पार्टनर्स टू अंडरगो सम चेंजेस इन देयर लाइफ बट दे कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू चेंज योर बेसिक देयर। अगर हम बात करें तो कंप्लीटली फॉर देम, मतलब एक भागीदारी के लिए अपने जीवन में कुछ बदलाव से गुजरना स्वाभाविक है। ये बात सही है एक दूसरे को बदलने में, लेकिन वे आपसे अपने मूल लक्षण को पूरी तरह से, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए यहाँ पे पूरी तरह से बदलने की उम्मीद नहीं रख पाता है, या बताता है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में
खुश नहीं है तो इसे बदलना चाहिए, क्योंकि यह आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। इससे तर्क वितर्क और झगड़े भी हो सकते हैं, जिससे बाद के लिए या बाद आपके लिए जिसके बाद आपके लिए इसे सुलझाने के एक, अगर हम बात करें तो एक व्यावसायिक कार्यकर्ता या व्यावसायिक परामर्शदाता की आवश्यकता पड़ती है। तो एक दूसरे को बदलना भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से रीजंस के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये है मैरिज थेरेपी। अब विवाह परामर्श तकनीकी कौन कौन सी होती है? ये वही टेक्निक है जो गुटमैन विधि थी, मैंने आपको बताया था 20वीं शताब्दी में था, जो मुख्य रूप से अनुपात मापनी पर आधारित थी। इसे विकसित करना काफ़ी कठिन कार्य हो गया था, तो गुटमैन ने एक अहम बात भूमिका मापनी निभाया क्या था। है? ये बेसिकली मैम जैसे कोई कार्य है, बिहेवियर माप, मतलब ये व्यवहार पर आधारित है। ये बेसिकली क्वांटिटिव रिसर्च होता है, एक क्वांटिटी और क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं। उन रिसर्च पर मैं बात करूंगा आप लोगों से जो पीएचडी कर रखे होंगे या जो पीएचडी कर रहे हैं। आई थिंक पीएचडी रंजीत सर आप कर रहे हैं ना? पीएचडी कौन कर रहा है इसमें से? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्रीति मैम, आई थिंक कोई बच्चा शायद पीएचडी कर रहा है। दो तीन बच्चे थे नहीं उसमें। था। अच्छा, यूजीसी वाले में थे जहाँ पे पीएचडी कर रहे थे। गुड, कोई बात नहीं। तो जब वहाँ पे आप क्वांटिटी और क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं ना, आपको थेसिस वगैरह बना, तो वहाँ पर क्वालिटेटिव जो रिसर्च है, उस रिसर्च में एक बिहेवियर बेस्ड एक स्केल है जिसको हम एटीट्यूडनल स्केल कहते हैं। और एटीट्यूडनल स्केल जो होता है वो बेसिकली रेशियो पर आधारित होता है, और वहाँ पर हम बिहेवियर को यानी व्यवहार को देखते हैं। और व्यवहार मापनी विधि को हम यानी व्यवहार के बारे में जानने के लिए हम विवाह परामर्श तकनीकी को लगा सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं। एक होता है नरेटिव थेरेपी। नरेटिव थेरेपी क्या होती है? यह तकनीकी समस्या को निर्देशित करने में और नकारात्मक भागों की खोज करने में और एक नया दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। उसको हम लोग बोलते हैं नरेटिव थेरेपी। इसको हम क्या बोलते हैं? नरेटिव थेरेपी बोलते हैं। नरेटिव थेरेपी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको जब यूजीसी वाली क्लास पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। ये बेसिकली आप एक चीज़ इतना ध्यान रखिए कि समस्याओं के नए समाधान खोजना और मार्गदर्शन देना, और उन परेशानियों को जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, उन परेशानियों को समझने में जो मदद करता है वो नरेटिव थेरेपी करता है। बस इतनी बात अगर आपको मालूम है तो समझो नरेटिव थेरेपी आपको पता है। फिर से रिपीट करना चाहूँगा मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि नैरेटिव थेरेपी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर सेवार्थी की या कपल की समस्याओं को समाधान करने में काम करता है और उनको मार्गदर्शन देता है, और उन परेशानी उनके अंदर आ रही, जो कठिनाइयाँ आ रही है, उन कठिनाइयों को समझने में मदद करता है नैरेटिव थेरेपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो भावनात्मक रूप से केंद्रित है ये। अब देखिए, भावनात्मक रूप से अगर केंद्रित है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इमोशनली फोकस्ड बोलते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड होता है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी इमोशनल है ना, और साथ ही साथ अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार की जो भी गतिविधियाँ होती हैं, जो भी समस्यात्मक गतिविधियाँ हैं, जहाँ पर भावना प्रतिक्रियाओं की पहचान और विस्तार और बंधन विकसित करने में, प्रभावी ढंग से सकारात्मक बातचीत करने में केंद्रित है। अगर यहाँ पे केंद्रित है सही तरीके से तो वो कार्य होगा। यदि अदरवाइज अगर भावनात्मक रूप में कोई समस्याएं देखने को मिल रहा है या कोई अवांछनीय तथ्य देखने को मिल रहे हैं, तब आप समझ जाइएगा कि एक टेक्निक है जहाँ पे इस टेक्निक में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो आप लगा सकते हो भावनात्मक रूप से केंद्रित, यानी आप समझ गए होंगे हैविंग नेगेटिव फीलिंग के बारे में। ठीक, सॉरी, यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा था? भावनात्मक ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इमोशनली फोकस्ड को। इमोशनली फोकस्ड को। और इमोशनली फोकस्ड क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो फिर से सुन लीजिए। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की पहचान करेगा ये, उनमें जो बंधन है, जो मतलब एक प्रकार से एक साथ रहने के लिए जो तरीका बताने की कोशिश की जाती है, उसको विकसित करता है, और प्रभावी ढंग से कम्युनिकेशन करने के लिए बात करता है। उनकी बातों को यानी उनकी सकारात्मक बातचीत पर केंद्रित होता है ये। तो भावनात्मक रूप से ये केंद्रित एक प्रक्रिया की एक टेक्निक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सकारात्मक मनोविज्ञान है। सकारात्मक मनोविज्ञान को पॉजिटिव साइकोलॉजी कही जाती है, और पॉजिटिव साइकोलॉजी एक टेक्निक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्या कहता है कि चरित्र में खुशी के पलों, कहने का तात्पर्य दिस टेक्निक फोकस्ड ऑन द हैप्पी मोमेंट। ऑन द हैप्पी मोमेंट मतलब आपके चरित्र में
खुशी के पलों की बात कर रहा है। पॉजिटिव इमोशनल की बात करेगा, यानी सकारात्मक भावनाओं और ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है ये, जो आपको अपने तनाव, है ना, जो आपको अपने तनाव को मुक्त करने और अपने साथी के साथ हर पल जीने में मदद करता है। ये बेसिकली पॉजिटिव साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इन योर कैरेक्टर विच विल हेल्प यू आइडेंटिफिकेशन में भूमिका, यानी स्ट्रेस में, हेल्प यू स्ट्रेस में, है ना, तनाव से मुक्त करना और अपने साथी के साथ हर पल जीने में मदद करना, इसकी भूमिका होती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है आप लोगों से सकारात्मक। फिर इमागो एक रिलेशनशिप थेरेपी होती है, ये भी टेक्निक है। यह टेक्निक जो है दिल टूटने या भरोसे के मुद्दों के पिछले अनुभव पर काम करती है। इसके बारे में अगर हम बात करें, ये भी कई बार जो है हमें देखने को मिलता है पेपर वगैरह में भी, मैरिज थेरेपी के अंतर्गत इमागो रिलेशनशिप थेरेपी होती क्या है। कितने लोग जानते हो, बताओ जरा टेक्निक। मैं बात कर रहा हूँ मैरिज काउंसलिंग टेक्निक के बारे में, जहाँ इमागो रिलेशनशिप थेरेपी की बात कर रहा हूँ। दिस टेक्निक वर्क ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। टोटली मिला जुला के अगर मैं बात करूँ तो पिछले अनुभव की काम करने की बात करता है। ऑफ हार्ट ब्रेक और ट्रूथ या ट्रस्ट इश्यूज दैट लेड अप स्ट्रेसफुल मैरिज। आपको मालूम होगा जिसके कारण तनावपूर्ण विवाह हुआ है, वहाँ पर हम इस थेरेपी का यूज़ करते हैं, है ना। पिछले अनुभव पर काम करता है, दिल टूटना, भरोसे के मुद्दे, ऐसे चीज़ों पे। ब्रेकअप वगैरह आप समझ लीजिए साधारण शब्दों में, है ना, साधारण शब्दों में। संचार एक कम्युनिकेशन थेरेपी होती है, ये भी काम आती है, तो आप जानते ही होंगे। व्यक्तिगत परामर्श तो आपको अच्छे से मालूम होगा, कपल थेरेपी में काम तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। यहाँ पर देखिए कुछ, अगर मान लीजिए जो कपल थेरेपी है, क्या है जी, व्यक्तिगत परामर्श को क्या कहेंगे? मैम इंडिविजुअल काउंसलिंग बोलते हैं, व्यक्तिगत परामर्श को इंडिविजुअल काउंसलिंग कहते हैं। तो सर इसमें जैसे जो कपल है उसको अलग अलग बिठा के जैसे अलग अलग काउंसलिंग दी जाती है, व्यक्तिगत मतलब नहीं, व्यक्तिगत, देखो व्यक्तिगत का नाम ही पता है कि कपल एक ऐसी थेरेपी है जहाँ यहाँ अगर हम बात करें जो व्यक्ति के साथ काउंसलिंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये काउंसलिंग के सत्र में व्यक्ति पर ध्यान दिया जाएगा कि समस्या के मूल कारण की पहचान की जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन तब होती है जब किसी व्यक्ति के, अगर कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप में कोई समस्या, तो मैं आपके साथ क्या करूँगा भाई, जो समस्याएं हैं वो समस्याएं मूल हैं, मूल का मतलब होता है बुनियादी, बेसिक, उन समस्या के कारणों को मैं पहचानूंगा, है ना। अब उन्हीं के पहचान कर फिर मैं आपको परामर्श दूंगा। तो इंडिविजुअल बैठा के काम कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो व्यक्तिगत हो जाएगा, और फिर मैं आपको सलाह दे रहा हूँ या कुछ थेरेपी दे रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा कि ये इंडिविजुअल काउंसलिंग कर रहे हैं सर, है ना। तो इसी को बोला जाता है इंडिविजुअल काउंसलिंग या व्यक्तिगत परामर्श, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक सफल रिश्ता अगर करना भाई, युक्तियों पर एक सफल रिश्ते के लिए, है ना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि टिप है ये, टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले ये है कि अपने साथी की छोटी छोटी गलतियों को स्वीकार करें और क्षमाशील बने। देखिए भाई, सफल अगर बनाना है तो कहना है ना कि एटीट्यूड, एक ऐसा शब्द है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो टकरार पैदा हो जाएगा, है ना। अगर समस्याएं या बात को नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी गलती खुद स्वीकार कर लो और क्षमा मान लीजिए। ऐसा समय आ गया है, आप लोग अभी से सीख लीजिए। आगे देखिए, अपनी जलन, तनाव और कुंठाओं का मूल कारण की पहचान करें। आइडेंटिफाई द रूट कॉजेस ऑफ योर इरेशनल स्ट्रेस, है ना। इसमें एक भूमिका, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मूल कारण की पहचान करेंगे, जो स्ट्रेस, तनाव और जो कुंठा, जो जलन, और इससे आपको उन पर काबू पाने में मदद मिलेगी, है ना। मूल कारण की पहचान कर लीजिए, जाहिर सी बात है। और अपने साथी की सराहना करें, है ना, हमेशा सराहना करें, बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया, है ना। नमक अगर सब्जी में तेज हो जाए
रंजीत सर तब भी कहिए बहुत अच्छी सब्जी बनी है ना। अपने साथी की सराहना करना जब वे कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो या जब वे प्रयास कर रहे हो, तो अपने रिश्ते पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहिए। ये चीज़ें देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पढ़ो इसको। अपने साथी को डिनर डेट मूवी नाइट्स के साथ सरप्राइज़ दें, है ना, बस उनके साथ समय बिताएं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अपने साथी के समर्थन करें, है ना, जब वे किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो एकजुटता की भावना पैदा कर दें, है ना। धैर्य बनाए रखें, अपने साथी की बात को सुने, है ना। सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने विचारों और विचारों को बोलना या व्यक्त करना, है ना। यही चीज़ें हैं। झगड़े के दौरान अपने गुस्से पर काबू रखें, उन्हें ठेस पहुंचाने वाले शब्दों के बजाय सूक्ष्म शब्दों का प्रयोग करें, अपनी बातों पे उन्हें स्पष्ट करें। जब आप गलत हों तो हमेशा क्षमा मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करें, उन्हें दोबारा दोहराने से बचें। साथ में घूमने की योजना बनाएं और नए माहौल अपने कुछ अच्छा समय बिताएं। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, है ना। तो ये थी आपके सामने मैरिज थेरेपी, काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जिसमें इम्पोर्टेंट बातें जो थी मैंने आप लोगों को चर्चा कर दिया है। और भी चीज़ें देखते हैं, चलो हम लोग, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अस्तित्वगत थेरेपी एक है आपके सामने, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अस्तित्वगत थेरेपी भी इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ। जी एक क्वेश्चन है जी ये, आप जो पीडीएफ दिखा रहे हैं जी, ये पीडीएफ हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अस्तित्वगत थेरेपी आपको बिल्कुल मिलेगी। और इसका इंग्लिश वर्जन भी होगा? हाँ, इंग्लिश वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। तो ये क्लास के बाद भेजेंगे आप? हाँ, क्लास के बाद भेजेंगे। इंग्लिश वर्जन अभी आज नहीं आपको मिल पाएगा, इसका हिंदी वर्जन तो शायद आपके पास अगर नहीं पहुंचा तो मिल जाएगा, वो कल जाएगी आपके पास। इंग्लिश वर्जन कल भेजेंगे? हाँ, कल भेजेंगे, ठीक है। अभी हिंदी वर्जन जो है आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है भाई, क्लियर, बताओ। चलो, तो यहाँ पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आ गया। अगर हम बात करें तो एक अस्तित्वगत थेरेपी होती है। अस्तित्वगत को क्या कहते हैं निखिल सर, अरे रंजीत सर? एग्जिस्टेंशनल बोलते हैं। एग्जेक्ट भी बोल सकते हाँ, एग्जिस्टेंशनल कहते हैं अस्तित्व को। और अस्तित्ववाद आप कहिए या आप अस्तित्वगत कहिए, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। बेसिकली जो अस्तित्ववाद होता है वो एक दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। मैं थोड़ा सा रिलेट करके आपको समझाना चाहता हूँ। सुषमा शायद क्लास में ज्वाइन नहीं, भाई क्या बात है, उनका मैसेज अभी आया है, ठीक है। नहीं सर, ज्वाइन हो। सुषमा, अच्छा 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 अच्छा, तुम ज्वाइन हो। तो अस्तित्वगत जो होता है वो बेसिकली एक दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे व्यक्ति अपने अस्तित्व के विश्व पटल पर स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करता है। तो बेसिकली ये होता क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों से कहा है कि 2-3 बातें याद रखिए कि ये चिकित्सा दिया किसने, आया कब, क्या है इसके अंदर। 3 बातें अगर पता है तो जिस तरीके से मैरिज में आपने देखा कि समस्याएं क्या क्या आ रही थी, मैरिज आपने देखा कि ये कब दिया गया था मैरिज को और किसने दिया था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी पढ़ना है आपको। अस्तित्वगत जो है ये भी एक प्रकार के मनोचिकित्सा, अस्तित्वगत जो है एक विशिष्ट रूप है जिसमें चिकित्सा क्लाइंट को मैं कौन हूँ प्रश्न का उत्तर देने में मदद करने की कोशिश करता है ना, और क्लाइंट को अपने स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यों पर विश्वासों का पता लगाने की अनुमति देता है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो एग्जिस्टेंशनल साइकोथेरेपी है इज़ अ स्पेसिफिक फ्रॉम साइकोथेरेपी in which the therapist try to help the client answer the question who am I, है ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है यहाँ पे, ये चीज़ें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्या कहता है कि व्यक्तिगत वैल्यूज़ जो होते हैं, जो विश्वास होते हैं, उनको पता लगाने में अनुमति देता है, जो तब जीवन के अर्थ को विकसित करने में उपयोग में लाया जाता है ना। तो आप एक बात ध्यान ये रखिए कि ये व्यक्तिगत वैल्यूज़ पर बात करेगा, है ना। प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है ये अस्तित्वगत, जो कोई प्रश्न है उसमें मदद करता है ये,
किसी सेवार्थी को मदद करता है उसको उत्तर देने में, उसको मोटिवेट, एक प्रकार से आप कह सकते हो, सेवार्थी को मोटिवेट भी करता है ये थेरेपी, ये चिकित्सा। इसकी परिभाषा थोड़ा सा देखते हैं, ये परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा ये है कि अस्तित्वगत मनोचिकित्सा मनोविज्ञान की एक शाखा है जो अस्तित्व की स्थिति और स्थितियों के साथ व्यक्ति का टकराव पर बल देती है। डेफिनेशन है ये, एग्जिटेशनल साइकोथेरेपी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट, है ना, जो है इम्फेसिस द इंडिविजुअल्स, अगर हम बात करें ये बेसिकली टोटली अगर काम करता है तो व्यक्तिगत पर काम करता है, एक व्यक्ति पर काम करता है ये, है ना। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ या उद्देश्य नहीं है, और यह कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के मूल्यों का निर्माण करना चाहिए और जीवन में अपना अर्थ खोजना चाहिए। एक व्यक्ति अस्तित्व पर चिकित्सा को एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में मान सकता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को और अपनी दुनिया को एक व्यक्तिपरक आंतरिक जीवन के दोनों के रूप में स्वीकार कर लेता है, जबकि एक ही समय में एक बड़े उद्देश्य वास्तविक के भीतर एम्बेडेड होता है, और इसका संबंध कि मनोचिकित्सा के अन्य रूपों की तुलना में जो है फेनोमेनोलॉजी में अधिक निकटता से संबंधित है ना। अब देखिए, कौन आया था जी, इसका आविष्कार किसने किया था? हाँ, सेरोन किरकेगार्ड, अभी मैं बात करूंगा आने वाले टाइम में, रुक रहिए थोड़ा सा। सेरोन किरकेगार्ड है, और ये इसको पहले समझ लीजिए आप, ये क्या है। ये बेसिकली जो अस्तित्वगत है, ये केवल ध्यान रखिएगा व्यक्ति के अंदर जो टकराव है, जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, उसको समझने का प्रयास करेगा इंडिविजुअल व्यक्ति। अच्छा देखो, व्यक्ति के अंदर तो सारे आ रहे थे, बट ये स्पेसिफिक रूप से है, कुछ विशिष्ट रूप से, मैंने शुरुआत में बोल दिया था, है ना, विशिष्ट रूप से कुछ है। तो यहाँ पर क्या करेगा, व्यक्ति की वास्तविकता जानने का प्रयास करता है। आप अगर बात करें यहाँ पर देखिए, अस्तित्ववादी चिकित्सा जो मनोचिकित्सा जो है, मनोवैज्ञानिक तरीकों से मानसिक विकारों के लिए एक उपचार है। तो पहली पॉइंट एक और मिल गया, जहाँ मानसिक विकार वाले जो पर्सन है उनमें ये काफ़ी मदद करेगा आपका अस्तित्ववादी मनोचिकित्सा या अस्तित्व परक मनोचिकित्सा या अस्तित्वगत मनोचिकित्सा, जहाँ मौजूद रूप से ध्यान केंद्रित करता है, और यह इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक मनोचिकित्सा के दायरे से बाहर है और इसे दार्शनिक चिकित्सा या आध्यात्मिक उपचार का विस्तार के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें, देखो अभी मैंने बताया था यूरोपी के एक विद्वान थे जिनका नाम फिलोसोफर थे, जिनका नाम था सेरोन किरकेगार्ड। इन्होंने अस्तित्ववाद का सिद्धांत सन 1800 के या 20वीं शताब्दी के दौर पे माना जाता है। कहीं कहीं अगर पेपर में मिलता है 20वीं शताब्दी तो आप लगाइएगा, यदि 20वीं शताब्दी नहीं मिलेगा तो 1800 दशक मिलेगा, आप उसका नाम लगा के चले आइएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले दार्शनिक में एक माने जाते हैं ये फ्रेडरिक नीत्शे और जॉन पॉल सार्त्रे ने इनका अनुसरण किया और आगे विचारों को विकसित किया। इन्होंने अगर आगे कोई बात लेकर गया है तो फ्रेडरिक नीत्शे था और जॉन पॉल सार्त्रे था, इनको आप ध्यान रखिएगा। इनका मानना यह है कि आत्म जागरूकता और आत्म सम्मान आपकी अपनी पहचान बनाने का एकमात्र तरीका है, जो अस्तित्ववाद चिकित्सा आपको बताता है या अस्तित्वगत चिकित्सा आपको जो बताती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी आप एक लाइन में समझ सकते हो कि अस्तित्वगत चिकित्सा क्या होती है, आत्म जागरूकता और आत्म सम्मान को पहचान करने में मदद करता है। यही पॉइंट आपको पेपर में लिखा मिल जाता है, केवल आत्म जागरूकता या आत्म सम्मान में आपकी पहचान करने में मदद करेगा, और यही ऑप्शन आपका सत्य रहेगा, यही ऑप्शन आपका सत्य रहेगा, यही पॉइंट आपको मिलेगा अगर पेपर में भी मिलेगा तो, है ना। आगे बात करते हैं। अच्छा देखिए, किताब की बात अगर हम करें, है ना, जहाँ अगर हम बात करें अस्तित्वगत मनोविज्ञान के बारे में या मनोचिकित्सा के बारे में, जहाँ पे साइकोथेरेपी की बात हो रही है, तब भी इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, इरविन डी, ठीक है, यालोम ये विद्वान है। पब्लिश किताब की गई थी 8 दिसंबर, देखो ये बुक है भाई, याद करिएगा, ये बुक है 1980 में आई थी, 8 दिसंबर 1980 में आई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पता चले कि आप लोग नाम लगा के चले आए उसका, सेरोन किरकेगार्ड का। अच्छा, किताब को लेकर पूछा भी नहीं गया पेपर में, यूजीसी में भी प्रीति मैम शायद आपने दिया था पेपर, आपको याद होगा कि सेरोन किरकेगार्ड का ही सम्मिलित करने वाला आया था,
नाम किताबों से नहीं अभी तक आया है ना। मैंने पेपर करवाता हूँ सोशल वर्क का, जितना भी 2004 से हुआ है मुझे मालूम है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, किताब से नहीं आया। बट अगर किताब से आए तो पता चले शेरोन किरकेगार्ड का नाम मत लगा के आइएगा, वरना गलत हो जाएगा, है ना, याद सर किताब से भी आने लगी है सोशल वर्क में क्वेश्चन, और सर उसके ईयर भी आने देखो लगे हैं। वो तो सत्य है, इसमें कोई, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए, ये मैं मेडिकल सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ। मैं अगर यूजीसी की बात करूँगा तो वहाँ पे बताऊँगा आप लोगों से विथ वर्ष के साथ कुछ। सर मेडिकल सोशल वर्क में भी आया है। नहीं, मेडिकल सोशल वर्क में आए हैं मैम, लेकिन वो पुरानी चीज़ों से हैं जो इतने इतने डीप में नहीं जाते हैं मेडिकल सोशल वर्क वाले, है ना, उतना डीप में वो नहीं जाते। अदरवाइज कोई बात नहीं, अगर है तो आप नोट कर लीजिए। बाकी मैं तो हर किताब के विथ वर्स के साथ भी एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए वो परिभाषाएं दी गई हैं, ये चीज़ें मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अस्तित्वगत के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, समझिए इस चीज़ को। खोया हुआ महसूस करना या अर्थहीन की भावना का होना, है ना। यहाँ पर बेसिकली इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कुछ सिम्टम हैं यूनिक एग्जिस्टेशनल साइकोलॉजी के, है ना। तो फीलिंग लॉस्ट एंड हैविंग सेंस ऑफ मीनिंग, है ना, मीनिंगलेसनेस की बात होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थहीनता की भावना, है ना। तो खोया हुआ महसूस करना और अर्थहीन की भावना भी जब लगे तो आप तुरंत बता देना कि अस्तित्वगत मनोचिकित्सा के अंतर्गत आता है। इसके लिए अस्तित्वगत मनोचिकित्सा को हमें देना चाहिए। कम आत्मसम्मान या अपराध की भावना होना, है ना, तो ये भी आप बोल सकते हैं। अलगाव की भावना या सामाजिक संबंधों की कमी आप बोल सकते हो, है ना, सामाजिक संबंधों की कमी। आप ये कह सकते हो कि फीलिंग आइसोलेशन एंड लक ऑफ सोशल कनेक्टिंग, आप बोल सकते हो ये सी बात। दुनिया और जीवन की अपनी जगह पाने में कठिनाई होना, है ना, तो डिफ़िकल्टी फाइंडिंग योर प्लेस इन द वर्ल्ड एंड इन लाइफ, आप ये भी कह सकते हो। अज्ञात के कारण चिंता का भाव होना, है ना, इसको भी बोल सकते हो कि अ सेंस ऑफ एंजाइटी ड्यू टू अननोन, ये भी आप बोल सकते हो। या महसूस करना कि आप एक अर्थहीन या खाली अस्तित्व जी रहे हैं, है ना, इन चीज़ों को आप बता सकते हो। कि फीलिंग दैट यू आर लिविंग अ मीनिंग या मीनिंगलेस और इम्पटी, आप बोल सकते हो, खाली एग्जिस्टेंशन, ठीक है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये भी एक प्रकार से अस्तित्वगत मनोचिकित्सा का ही लक्षण पाया जाता है। जीवन के रोज़मर्रा के कार्यों में खुशी पाने में असमर्थ हो रहा है, जैसे काम करना, परिवार के साथ समय को बिताना, है ना, बेशक यह संपूर्ण सूची में नहीं है। ऐसे विशिष्ट मुद्दे हो सकते हैं जो आपके जीवन के लिए अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है इंडिविजुअल, यूनिक, है ना। इसलिए समस्या को हल करने के लिए पहले समस्या की पहचान करना इम्पोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है ना। तो ये कुछ इस तरीके के लक्षण हैं। शुरुआत के 2-3 लक्षण आपने देखा, जहाँ पे अलगाव की भावना या सामाजिक संबंधों में कमी आ रही है। आपको एक बात बताऊं, जो स्वलीनता वाला है, स्वलीनता का मतलब ऑटिज़म होता है। ऑटिज़म वाला जो शिवार्थी है जिसको आप ASD कहते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है इसको, इसके अंदर सामाजिक संबंधों की कमी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है कभी, सामाजिक संबंधों में कमी। तो ऐसे बच्चों को भी अस्तित्वगत वाला जो थेरेपी है इसको आप दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लाभ क्या हो सकता है आप यहाँ पे नीचे देख लीजिए, और भी देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपी, काफ़ी इम्पोर्टेंट थेरेपी, है ना। इसके बारे में आप जानते हैं, हाइपनोथेरेपी कहा जाता है। कितने लोग जानते हो हाइपनोथेरेपी? नहीं पता? अरे नहीं पता, खुल के बोलो, मैं बताता हूँ। हाइपनोथेरेपी, नहीं पता सर। चलो, इसी को सम्मोहन चिकित्सा कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सम्मोहन के बारे में बताने वाला हूँ। सम्मोहन चिकित्सा बोलते इसको, याद अगर होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो सुन लीजिए आप लोग। हाँ, इसी को अब पेपर में आपको सम्मोहन चिकित्सा मिलता है, हाइपनोथेरेपी को बोला जाता है। अब ये होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, ये हाइपनोथेरेपी क्या होती है, जिसको हम लोग सम्मोहन चिकित्सा कहते हैं। तो सम्मोहन या क्या है, या अगर हम बात करें, हाइपनोथेरेपी एक वैकल्पिक चिकित्सा है। वैकल्पिक का मतलब जानते हैं आप लोग, अल्टरनेट थेरेपी है ये।
ये एक प्रकार की अल्टरनेट थेरेपी, अल्टरनेट को हम वैकल्पिक ही नाम देते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी दैट हैज़ बीन अराउंड सिंस द 19th सेंचुरी में, इसको जो है 19वीं शताब्दी में इसको जो है शुरुआत की गई थी। और यह काउंसलिंग का एक ऐसा रूप है जिसमें रोगी को आराम की स्थिति में निर्देश दिया जाता है और फिर सकारात्मक बदलाव के लिए सुझाव भी दिया जाता है। तो हाइप्नोथेरेपी एक इसका जो लक्ष्य है, रोगी को उसके अस्वस्थ कर अवांछनीय व्यवहारों को स्वस्थ लोगों के साथ बदलने में मदद करता है ये, और साथ ही दर्द या अन्य शारीरिक लक्षणों को कम करता है। इस लेख में हम यह पता लगा सकते हैं या हम जान सकते हैं कि हाइप्नोथेरेपी किस तरीके से दी जाती है। तो टोटली अगर मैं बात करूं तो मानसिक और शारीरिक बीमारियों से निपटने के लिए यह एक शक्तिशाली टूल्स है या उपकरण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा हाइप्नोथेरेपी को। सम्मोहन चिकित्सा में अगर आता है ना तो शारीरिक और मानसिक बीमारी से निपटने के लिए ये उपकरण है, ध्यान रखिएगा, पेपर में आता है, पेपर में ये पूछा जा चुका है सम्मोहन थेरेपी के बारे में, है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें तो आगे क्या कहता है, जरा और आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये जो सहायक की बात करें सम्मोहन का, उन लोगों के लिए मददगार हो सकता है जो धूम्रपान या अधिक खाने जैसी बुरी आदतों पर काबू पाना चाहते हैं। मांसपेशियों में तनाव हो गया, दर्द को कम करना हो गया, तनाव का प्रबंधन करना हो गया, डर पर काबू पाना हो गया या नकारात्मक विचारों को रोकना हो गया, ये सम्मोहन थेरेपी आप लगाएंगे, है ना। ऐसी जगहों पे देखिए, समझिए ये है किससे रिलेटेड कर रहा है, आप ये समझिए शारीरिक मानसिक दोनों चीज़ों को रिलेट कर रहा है ना। मानसिक में क्या होता है, नकारात्मक विचार आ जाते हैं, उन विचारों को रोकता है। और शारीरिक में क्या हो सकता है, तनाव, मांसपेशी क्षरण होने लगता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं इसको इंग्लिश में, मांसपेशी क्षरण होने लगता है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। और जहाँ पे अगर मैं बात, जैसे पोलियो हो गया, लकवा हो गया, ये कैसे होता है, ये मांसपेशियों का क्षरण होने लगता है ना। बहुत सारे ऐसे अगर हम बात करें, जैसे मोनोप्लीजिया हो गया, डाइप्लेजिया हो गया, क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, है ना। आपको मालूम होगा जो पैरालिसिस, अगर हम बात करें सेरेब्रल पॉलिसी के अंतर्गत, प्रमस्तकी पक्षाघात के अंतर्गत, तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, ऐंठन हो जाता है, जकड़न हो जाती है मांसपेशियों में, ये यहीं से निकल के आता है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए ना हम देते हैं क्या, सम्मोहन चिकित्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइप्नोथेरेपी। हाइप्नोथेरेपी सबसे ज़्यादा अगर कहीं सफल हुई है तो सीपी के लिए। सीपी कितने लोग जानते हो, सीपी कनॉट प्लेस नहीं है, सीपी कोई और बताए, कनॉट प्लेस को छोड़ के बताइए सीपी क्या है, बताइए रंजीत सर, प्रीति मैम, सुषमा मैडम बताइए, सहाना जी, नहीं पता। सीपी मतलब सेरेब्रल पॉलिसी, सेरेब्रल पॉलिसी शुद्ध हिंदी में प्रमस्तकीय पक्षाघात, मैंने कितनी बार बता रखा है आप लोगों को, एएसडी बोल रखा है, एडीएचडी बोल रखा है, सीपी बोल रखा है, इन शॉर्ट में बोलता हूँ, पूरा समझाता हूँ आप लोगों को, फिर भी आप लोग भूल जाते हो। सीपी मतलब सेरेब्रल पॉलिसी होता है, प्रमस्तकीय पक्षाघात इसको बोलते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सम्मोहन थेरेपी दी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके थेरेपी, आपके एम्स मेडिकल में आए कोई क्लाइंट या पेशेंट, अगर वो सीपी पर निकल गया तो आप तुरंत आप इसको थेरेपी दे सकते हो, आप मैनेजमेंट में लिख सकते हो, नो इश्यूज़, क्योंकि ऐसे बच्चों के अंदर मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है ना, दोनों तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कुछ देखो, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है, वो भी आप देख सकते। देखिए यहाँ पे लक्षण के रूप में अगर हम बात करें तो देखिए सेल्फ इस्टीम मिल जाएगा, एंजाइटी वगैरह मिल जाएगी, ठीक है, वेट लॉस को मिल जाएगा, ठीक है, फोबिया हो जाएगा, है ना, एक पैनिक अटैक, स्ट्रेस, ये सारे जो हैं एक प्रकार के इसके लक्षण के रूप में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, किस तरीके से ये काम करता है ना, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे हाइप्नोथेरेपी जो होती है वह राष्ट्रीय परिषद का एक व्यावसायिक संघ है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोफेशनल अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन के बारे में, नेशनल काउंसलिंग है ये एक प्रकार का, और वो उसके रूप में एक स्वतंत्र एक संगठन बनाने के रूप में ये आया हाइप्नोथेरेपी, और उस समय उसकी स्थापना की गई सन 1973 में, सन 1973 में, ये आप ध्यान रखिएगा 1973 में, ठीक है। अब बात आती है कि हु इज़, देखिए हु इज़ द फादर ऑफ हाइप्नोथेरेपी। फादर मिल्टन का नाम आता है, एरिक्सन का नाम आ रहा है ना,
और तो वही है इरेक्शन और वो ये दो लोगों का नाम आता है हाइप्नोथेरेपी में, एरिक इरेक्शन का भी और मिल्टन का नाम भी। अब आगे देखिए, थोड़ा सा और भी समझने का प्रयास करिए। अब ये काम कैसे करती है? ये सम्मोहन थेरेपी निर्देशित विश्राम का एक रूप है और जिसके दौरान विषय पर ध्यान जो है भीतर की ओर केंद्रित करती है ना। हाइप्नोथेरेपी जो होती है वो रोगी को आराम की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करती है, सुखदायक और मुखर स्वर के रूप में ये बेसिकली जानी जाती है। तो बस इतनी चीज़ें आप सबके लिए काफ़ी है, ठीक है। हाइप्नोथेरेपी के अंतर्गत आप ये देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइप्नोथेरेपी और मनोचिकित्सा के बीच में अंतर क्या है। बहुत बेसिक है, ये से सब नहीं आने वाला है आप सबके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो थेरेपी थी ये हो गई कंप्लीट, है ना। हालांकि अभी और भी थेरेपी हैं, ऐसी कितनी थेरेपी नहीं है ना। बहुत सारी थेरेपी अभी आप सबके लिए पड़ी हुई है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक थेरेपी आपकी आती है इलेक्टिव थेरेपी आती है, एक एकीकृत थेरेपी आती है, एक जोखिम चिकित्सा आता है, पारिवारिक चिकित्सा आता है, संज्ञानात्मक व्यवहारवादी चिकित्सा एक आता है, प्रतिगमन चिकित्सा होता है, क्रोध मैनेजमेंट चिकित्सा एक होता है, अटैचमेंट बेस्ड थेरेपी एक होती है, बॉडी टास्क थेरेपी होती है, ज्ञान संबंधी नॉलेज पर आधारित एक थेरेपी है, ठीक है। बहुत सारी थेरेपी हैं। मैं इन सभी थेरेपी के बारे में धीरे धीरे करके आप लोगों को कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा और सारी चीज़ें के बारे में बताता रहूँगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा सोशल पॉलिसी के बारे में। सोशल पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 दिन के बाद फिर मैं थेरेपी को लेकर चलूँगा, है ना, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि थेरेपी कौन से कहाँ पर है और काम नहीं कर रही है और कौन से कैसे पे काम करती है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके 2-2 3-3 दिन बाद ना पढ़िए थेरेपी के बारे में, कौन कौन सी थेरेपी है, वर्ष के साथ लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सारी थेरेपी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 25 से 30 थेरेपी लिखवाऊंगा आप लोगों को और पूरी एक्सप्लेन व्याख्या भी करूँगा और अच्छी नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा थेरेपी के बारे में, है ना, ताकि आप लोग कहीं से भी थेरेपी से प्रश्न पूछे जाए और आप गलती ना कर पाए, गलती ना करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ जी, कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अभी 8 बजे क्लास चलने वाली है, फिर आप ज्वाइन करिएगा आधे घंटे के बाद, ठीक है। बोल दीजिए एक बार। यस सर। हाँ शहाना मैम, अभी आप सभी लोगों को ना, अभी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ते रहिए। जो प्रीवियस टाइम की जो वीडियोस हैं उसका लिंक भी अभी दे रहा हूँ, आप उन लिंकों को भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए हमेशा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करना ज़रूरी है। देखो एक शिक्षक क्या कर सकता है, एक टीचर का जो भूमिका है यहाँ पे मार्गदर्शन की है। मेरा काम है आप सभी लोगों को मार्गदर्शन देना, अध्ययन आप लोगों को करना है। मैं उन चीज़ों को बताता हूँ, मैं उन चीज़ों को लेकर आता हूँ जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब उसके बारे में आप थोड़ा सा लर्न करें, पढ़ें, समझने का प्रयास करें। जो डाउट है, जो दिक्कत है, आप चाहे कॉपी में लिख लीजिए, आप चाहे ग्रुप में मैसेज करिए, आपका जब क्लास हो तब आप मुझसे पूछिए, है ना। तो इसलिए पढ़ते ज़रूर रहिएगा, सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है, उसको करना ज़रूरी है। कोई डाउट आ रही तो आप पूछिए, क्लास क्यों ले रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, 8 बजे फिर मुलाकात करेंगे हम सभी लोग। अच्छा 8 बजे दूसरी क्लास चलने वाली है ना, यूजीसी क्लास है, ठीक है। चलिए।